हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवाई बीकॉम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की है बच्चों, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब इसमें हमने डिस्कस किया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में किस तरह से आती है, कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और जहाँ पे ये पैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट होते हैं यानी इन होस्ट कंट्री में, वहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कॉस्ट इंकर करता है। इस एफडीआई को प्रमोट करने के लिए FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसका भी हमने डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट को हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम इंडिया में क्या अडॉप्ट करते हैं वो भी हमने फोर्थ पार्ट में देखा। आज हम इस चैप्टर को फाइनल टचअप देने जा रहे हैं विथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों, MNC, इसका रोल क्या है। कभी कभी वो कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ MNC इन इंडिया, कभी कभी वो कहेगा कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ MNC, कभी वो कहेगा एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ MNC। कैसे भी क्वेश्चन आए बच्चों, जवाब तो हमारा यही होगा कि MNC का रोल क्या है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट ये सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। ना बच्चों, जब हम बात करते हैं MNC यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, नाम इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि मल्टी नेशनल्स यानी एक कंपनी अपने बिजनेस को बहुत से कंट्रीज़ में एक्सपांड कर चुकी है ना। ये मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन जिसे हम कहते हैं MNC, ये साइज़ में बहुत बड़ी रहती है, लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन होता है, टर्नओवर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्केट साइज़ बहुत बड़ा कैप्चर होता है। इसे हम जेंट साइज़ MNCs भी कहते हैं, जिनका पावर कंट्रोल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों। जब हम MNC कहते हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, तो वो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन में सम टाइम दे आर हैविंग देयर हेड ऑफिस इन वन कंट्री, यानी जहाँ पे पेरेंट कंट्री है उनका, और उनके ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में वो ओपन करके वहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, MNC को अगर हम देखें तो MNC को हम ये भी कहते हैं कि सम टाइम दे आर ऑपरेटिंग ऑन डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस, जो मॉडर्न तरीका है। उनकी मैनेजमेंट जो है वो हर कंट्रीज़ में दे आर शेयरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर विथ देयर पर्सनल, यानी अपने स्टाफ के साथ वो शेयर करती है। लेकिन कहीं कहीं पे वो सेंट्रलाइज्ड MNCs भी होती हैं। सेंट्रलाइज में यानी हेड ऑफिस जहाँ उनकी मेन ऑफिस है, वहीं पे वो पूरा फ्रेम आउट कर देते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने मार्केट्स और अपने ब्रांच को एक्सपांड करते हैं बच्चों। थर्ड रहता है दैट इज़ TNC। आजकल ये हम लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने इसको एक नया नाम भी दिया है, दैट इज़ ट्रांसनेशनल। जो हमारे कॉरपोरेशंस रहते हैं कि ट्रांजैक्शन बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑपरेशंस को जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपांड करते हैं, मार्केट बढ़ाते हैं, तो MNC को ये नया नाम भी दिया गया। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं कि ये मल्टी नेशनल कंपनीज, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा बच्चों, MNC, ये होता क्या। तो पहले हम लिखेंगे MNC क्या है। MNC इज़ वन विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड इन वन कंट्री यानी होम कंट्री। वो होम कंट्री में रजिस्टर्ड होता है, एक कंट्री में वो रजिस्टर्ड होता है, बट हुज ऑपरेशंस आर एक्सटेंड, यानी हम उसे मोस्टली बहुत सारे कंट्रीज़ में अपने उनके ऑपरेशंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को हम एक्सपांड करते हैं, उसके ऑपरेशंस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द होम कंट्री, एंड विच कैरीज ऑन बिजनेस इन अदर कंट्रीज इन एडिशन टू होम कंट्री। यानी होम कंट्री के अलावा वो दूसरे कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को कैरी करते। फिर से एक बार बच्चों, MNC इज वन विच इज इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड इन वन कंट्री यानी होम कंट्री, बट हुज ऑपरेशंस आर एक्सटेंड यानी दे आर वर्किंग बियॉन्ड देयर होम कंट्री, एंड विच कैरीज ऑन बिजनेस, जो अपने बिजनेस को कैरी करते हैं, इन अदर कंट्रीज इन एडिशन टू होम कंट्री। अपने होम कंट्रीज के साथ साथ वो बहुत से मल्टी नेशनल्स यानी मैक्सिमम कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को, अपने वर्किंग को एक्सपांड करते हैं, अपने बिजनेसेस को अलग अलग जगह पे वो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ MNCs जो है दे आर प्लेइंग अ वेरी डोमिनेंट रोल ग्लोबली,
यानी वो अपने वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक्सपांड करते हैं एंड इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, और वो कोशिश करते हैं पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह डील करते हैं, अपने बिजनेसेस को इतना एक्सपांड कर देते हैं, अपनी मैनेजमेंट सिस्टम, अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना डिस्ट्रीब्यूशन वो इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है वो मैनेज कर पाते हैं। तो दे आर प्लेइंग अ वेरी डोमिनेंट रोल ग्लोबली और इंटीग्रेट करते हैं द वर्ल्ड इकोनॉमी। MNCs आर नाउ ऑफिशियली designated by UN as TNCs। TNC क्यों कहा बच्चों? यानी दे आर एक्टिंग लाइक ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, क्योंकि इनके ट्रांजेक्शन्स इतनी वाइडर एक्सपांड हो गई हैं, इतने सारे उनके बिजनेसेस जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म हो रहा है, वहाँ पे वो अच्छी तरह से अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है एंड अपग्रेड जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो हर तरह से वो इकोनॉमी को एक पॉजिटिव बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसके लिए उनको UN ने क्या डेजिग्नेटेड किया? TNC यानी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। तो आजकल उन्हें TNC भी कहा जाता है। हाँ, MNCs के जैसे मैंने कहा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कहीं पे हमने कहा सेंट्रलाइज्ड MNC यानी हेड ऑफिस जो है वो सेंट्रलाइज्ड एक रहेगा और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से दे विल एक्सपांड देयर बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज। कभी कभी डिसेंट्रलाइज, वहाँ पे वो जहाँ पे वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ग्रीन फील्ड FDI देखा था बच्चों, तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी वो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे वो टोटली फ्रॉम द स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो हर उसी जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान वहाँ पे डिसाइड कर लेना, यानी वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, वहीं पे उनका जो है वो पूरा डिज़ाइन बनाना, शुरू से सब खुद ही कंस्ट्रक्ट करना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, टेक्नोलॉजी भी खुद ही प्लान कर लेना, फैब्रिकेशन के ऊपर भी पूरा कंट्रोल करना, प्लस हाई ट्रेंड स्टाफ को खुद मैनेज करना, रॉ मटेरियल को भी खुद चूज़ करके उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जब ग्रीन फील्ड रहता है तो उसमें मोस्टली दे विल गिव द पावर टू सेंट्रलाइज्ड MNC। फिर कहीं कहीं पे वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज में वो हर कंट्रीज़ को फिर वो क्या कर देते हैं, वहाँ पे पावर दे देते हैं, वो भी दिखाई देता है। ग्लोबल MNC वो भी दिखाई देता है, या जैसे मैंने अभी अभी कहा TNC यानी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। तो इस तरह से MNC की अलग अलग टाइप दिखाई देता है ओवरऑल। अब हमें देखना है मीनिंग। अब जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो हमारा एक डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय नील H. जैकबी। इन्होंने जैकब ने क्या कहा, दैट इज नील H. जैकब, ही सेड MNC ओन एंड मैनेज, MNC जो है वो ओनर भी है और मैनेज भी करता है बिजनेस इन 2 या मोर कंट्रीज, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज, क्योंकि उसका बिजनेस मैनी कंट्रीज में बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी रिजल्ट जो है वो देता है। तो इसके लिए MNC क्या करता है, MNC ओन एंड मैनेज इट्स बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। कितना इजी डेफिनेशन हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं उसका रोल। अब देखो यहाँ पे हम रोल ऑफ MNC भी कहते हैं, यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ MNC भी कहते हैं, इसे इम्पॉर्टेंस ऑफ MNC भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव रोल। इसे हम पॉजिटिव रोल भी कहते हैं। ये पॉजिटिव रोल है, यानी कितना हमारे लिए MNC जो है वो बेनिफिटेड है, यानी कितना हमारे इकोनॉमी में, यानी जहाँ पे MNCs अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करती हैं वहाँ पे कितना पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट रहता है, कितना इम्पॉर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं, दैट इज़ एडवांटेज यानी प्रॉज ऑफ MNC। तो चलो पहला तो देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी मोर एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट होती है जहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपने बिजनेस को एक्सपांड करती हैं। क्योंकि जनरली जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करते हैं, सिर्फ इमेजिन करके देखो, जब मैं MNCs की बात करती हूँ तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे जापान की सोनी है, आप देख रहे हो, या हम देखते हैं USA की IBM है, या एप्पल है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है। उन्होंने अपने बिजनेस को कितना बढ़ाया है। इंडिया की वीडियोकॉन है, ITC है,
या हम लोग यूएस की मैकडॉनल्ड्स देखते हैं, जर्मनी की BMW देखते हैं, वोक्सवैगन देखते हैं, सुजुकी है। ये कंपनीज का जब हम नाम लेते हैं तो उनकी ब्रांचेस लगभग मैक्सिमम कंट्रीज में अपना बहुत ही बेटर रोल जो है वो प्ले करती है। यानी वहाँ पे वो प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व है। अब जब इस तरह के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करती है इन मैनी कंट्रीज, जब ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाएंगे बच्चों, तो आप बताओ जहाँ पे उनका प्रोडक्शन चालू होगा यानी वहाँ पे बहुत से लेबर्स की ज़रूरत क्रिएट होगी। यानी एमएनसी क्रिएट करते हैं लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, खास करके इन होस्ट कंट्रीज। अब जनरली हम लोग अपनी रिजल्ट्स में भी हम देखते हैं ना बच्चों, तो ये जो एमएनसीज हैं दे प्रोवाइड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि अगर टॉप की अगर हम लोग एमएनसीज को कंसिडर करें तो हमारे इकोनॉमी का लगभग 50 to 20 मिलियंस जो है वो पीपल को एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ से आती है, एमएनसीज में आती है। और ना सिर्फ ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं लेकिन इट आल्सो प्रोवाइड द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आल्सो। क्यों? जहाँ से, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका जो बैकवर्ड लिंकेज होता है बच्चों, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल उनको चाहिए, कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए, कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स को भी बहुत उनका कॉन्टेक्ट्स बढ़ जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर भी लेबर ज़्यादा चाहिए, कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे भी उनको लेबर ज़्यादा चाहिए। यानी दे आर नॉट प्रोवाइडिंग ओनली डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बट दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहता है एमएनसीज की वजह से हर इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड। तो ये फ़ायदा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा यानी इनडायरेक्टली फिर एक प्रॉब्लम पॉवर्टी का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है। नेक्स्ट होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब ये भी एक सेकेंड एडवांटेज है, क्योंकि एमएनसी क्या करते हैं, दे विल ब्रिंग मच नीडेड कैपिटल फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन बिजनेस। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी लाते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, फ्लो ऑफ द कैपिटल लेके आते हैं, चाहे वो एफडीआई हो या एफपीआई हो, दोनों में लेके आते हैं। और ये भी देखा गया है कि खास करके हम देखते हैं कि जो टॉप की 100 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है दे कंट्रोल लगभग 1/3 ऑफ वर्ल्ड का एफडीआई लेवल। कितना बड़ा लेवल हो गया, यानी पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे टॉप की अगर मैं 100 एमएनसी कहूँ बच्चों, तो ये एमएनसी जो है पूरे वर्ल्ड का 1/3 एफडीआई लेवल को कंट्रोल करते हैं। इतना उनका पावर रहता है। तो ये भी एक बेनिफिट है, यानी काफ़ी अच्छा फंड्स का असिस्टेंस हमको मिल जाता है। ना सिर्फ फंड्स का असिस्टेंस मिल जाता है लेकिन ये भी एक नेक्स्ट और एडवांटेज इसके साथ कनेक्टेड मैंने लिखा है बच्चों, न्यू टेक्नोलॉजी। क्योंकि एमएनसीज जब अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आती है तो हमारे इकोनॉमी को एक और बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं यानी दे विल ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी अप टू डेट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन द होस्ट कंट्री। तो ये भी फ़ायदा है। अगर अप टू डेट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो बट नेचुरल क्या होगा, क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी। और जब क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होगी यानी एक्सपोर्ट का लेवल भी बढ़ेगा। तो हमारे इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट हमको मिलता है बिकॉज ऑफ एमएनसी। नेक्स्ट होता है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये भी फ़ायदा होता है बिकॉज ऑफ एमएनसी। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा एमएनसी ने क्या प्रोवाइड किया, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी उनकी क्वालिटी सुपीरियर है बच्चों, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज सुपीरियर है।
जैसे हम मेट्रो सर्विसेज देखते हैं, बुलेट ट्रेन की सर्विसेज देखते हैं, बेटर एयरपोर्ट के सर्विसेज देखते हैं, बेटर एयरक्राफ्ट सर्विसेज देखते हैं। ये जो सर्विसेज हैं जो हमारी इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं एमएनसीज प्रोवाइड करती हैं, तो उन सर्विसेज की वजह से हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। बराबर। अच्छा, उन्होंने अपने बिजनेसेस को यहाँ स्टार्ट किया, चाहे वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट था या ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट था, जैसे हमने मर्जर और एक्विजिशन में भी देखा था, या हमने फॉरेन का हम लोगों ने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखा हो। किसी भी फॉर्म में अगर हम लोग देखें कि हॉरिजॉन्टल एफडीआई है या वर्टिकल एफडीआई है, किसी भी एंगल से अगर आपकी इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एमएनसीज लाते भी हैं, तो क्या करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चों, बेटर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाती है, बेटर टेक्नोलॉजी से हम अवेयर हो जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाता है। टेक्निकल नो हाउ जो है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाता है। हमारी इकोनॉमी के जो लेबर्स हैं दे आर नाउ गेटिंग द बेटर पे जॉब्स, तो बट नेचुरल उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ा, जॉब्स भी अच्छा मिला, और क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी अच्छी है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं कंज्यूमर के पास, जॉब करने वाले लेबर के पास, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मोर रेवेन्यू। हमारी इकोनॉमी में एमएनसी की वजह से जनरेट होता है ज़्यादा इनकम, क्योंकि जब एमएनसीज आपके इकोनॉमी में अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है तो वो कैपिटल लेके आए, और उसी कैपिटल में से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया हमारी इकोनॉमी में। उस न्यू एडिशन ऑफ कैपिटल की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, इनकम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, तो हमारी इकोनॉमी को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलता है। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को जनरेट होता है मोर इनकम, और उसी इनकम में से हम पे करते हैं ज़्यादा टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो ओवरऑल मोर रेवेन्यू हमारी इकोनॉमी को गेन होता है बिकॉज ऑफ एमएनसी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है स्किल। अभी अभी हमने कहा हमारी इकोनॉमी में स्किल डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ एमएनसी। अब स्किल डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि एमएनसी जो है वो प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग, अपने लेबर्स को, अपने पर्सनल स्टाफ को ट्रेनिंग देती है कि हमेशा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहे, टच रहे, और मैनेजमेंट उसमें भी वो हमेशा जो है वो चेंजेस करते रहते हैं। मैनेजमेंट की स्किल भी उनकी बहुत सुपीरियर रहती है, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न जो रहता है वो उनकी स्ट्रेटजी जो रहती है वो बेस्ट रहती है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारे इकोनॉमी का जो लेबर है यानी ह्यूमन कैपिटल है वो काफ़ी इनरिच हो जाता है, टैलेंटेड हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है। इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में आपका लेबर नॉट ओनली इन आवर ओन कंट्री इन डोमेस्टिक मार्केट बट वी विल बी एडजस्टेबल इन द फॉरेन मार्केट आल्सो, यानी हम अपने आप को ग्लोबल मार्केट में भी इजीली एडजस्ट कर पाते हैं। तो हमारा जो लेबर है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हाईली स्किल्ड हो जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है बिकॉज ऑफ एमएनसी। नेक्स्ट होता है वेल्थ क्रिएशन। अब एमएनसी की वजह से आपकी इकोनॉमी में वेल्थ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एमएनसी आपके पास क्या लेके आए बच्चों? फाइनेंशियल रिसोर्सेस वो भी लेके आए, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस यानी टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल वो भी लेके आते हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या लो डेवलपिंग कंट्री हो। वहाँ पे जब वो फिज़िकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेके आते हैं यानी हमारी इकोनॉमी में वेल्थ क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहता है एमएनसीज का, उनका काफ़ी कंट्रोल उसमें रहता है। तो आपकी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी बढ़ी, तो ओवरऑल वेल्थ क्रिएट होता है। यानी एवरी ईयर वी विल फाइंड कि न्यू एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ आवर कंट्री वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एमएनसी। तो वेल्थ क्रिएशन इज आल्सो द बेनिफिट ड्यू टू एमएनसी। तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो एमएनसी की वजह से दिखाई देता है। अच्छा, और बेनिफिट्स हैं हमारी इकोनॉमी में ड्यू टू एमएनसी, वो है एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज।
अब जब मोनोपोलीज हमारी इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी डोमिनेटिंग पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं बिफोर एमएनसीज, लेकिन एमएनसीज आने के बाद कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है बच्चों, क्योंकि जब फॉरेन की कंपनीज हमारी इकोनॉमी में बेटर गुड्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे हम कहते हैं कि सपोज़ मैकडी ने प्रोवाइड किया, कोको कोला ने प्रोवाइड किया, बीएमडब्ल्यू ने बहुत अच्छी जो ऑटोमोबाइल जो है वो प्रोडक्ट्स हमारी इकोनॉमी में प्रोवाइड किया, तो हमारे जो लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर बनाते हैं, क्योंकि अभी उनकी कंपटीशन लोकल मार्केट में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट से जो मोनोपोलीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी इकोनॉमी में एंटर हुए हैं उनके साथ कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। तो जो हमारे डोमेस्टिक मोनोपोलीज हैं वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली बेटर लेकिन बेस्ट देन द एमएनसीज। वो एमएनसी से भी बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं और प्लस कोशिश करते हैं अपने प्राइस को रिड्यूस करने की। तो क्वालिटी भी वो बेटर करते हैं और प्राइस भी कम करते हैं, यानी यहाँ पे जो पहले मोनोपोली की पोजीशन को एंजॉय करते थे, लेकिन एमएनसी के साथ आने के बाद उनकी कंपटीशन जो लेवल है वो इतनी हाई हो जाती है कि बेनिफिट जो है वो ओवरऑल कस्टमर को ही जाता है। यानी हमारे इकोनॉमी में जो मोनोपोली लेवल पोजीशन जो एंजॉय करते थे कुछ प्रोड्यूसर्स वो ख़त्म हो जाता है, एक कंपटीशन लेवल जो है वो काफ़ी हेल्दी हो जाती है। और एमएनसीज हर एक कंट्रीज़ में जब एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी सोचते हैं कि हम भी अपनी क्वालिटी को इतना बेस्ट बनाएं, और वो बनाते भी हैं। और उसकी वजह से कभी कभी हमने देखा मर्जर होता है, और नॉट ओनली सिर्फ मर्जर होता है, एक्विजिशंस होता है, ताकि उनका जो प्रोडक्ट लेवल है वो भी बेस्ट हो, बेटर हो, और उनको वो इजीली मार्केट में अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये कोशिश होती है। तो एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। नेक्स्ट जो है वो दिखाई देता है प्रमोशन ऑफ कल्चर या ब्रदरहुड। प्रमोशन ऑफ कल्चर और ब्रदरहुड ये भी हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द वेरी हैवी इम्पैक्ट ऑफ एमएनसी। अब ये क्या होता है बच्चों, जनरली जो एमएनसीज होती हैं वो हर एक कंट्री में अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करती है, मार्केट उनका कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। तो जो एमएनसीज हैं वो इंटीग्रेट करती हैं इकोनॉमीज़ को विद द वेरियस कंट्रीज़ के टेस्ट के साथ, कल्चर्स के साथ, फैशन के साथ, यानी वो हमेशा हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो जुड़ी हुई रहती है। तो इसके लिए जो एमएनसीज हैं वो प्रमोट करती हैं नेशनल ब्रदरहुड। वो नेशनल ब्रदरहुड को, ऐसे कल्चर को प्रमोट करती हैं जिससे क्या होता है, सबसे बेस्ट एडवांटेजेस होता है वर्ल्ड लेवल पे पीस, प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी लेवल हम मेंटेन करते हैं। यानी इससे आपका एक तो बिजनेस आपने बहुत देश की हमने वर्ल्ड के बहुत कंट्रीज़ के साथ मैनेज किया है। अब जब हम बहुत देश के साथ अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, यानी उनके टेस्ट को, उनके कल्चर को, उनके प्रेफरेंस को, उनके चॉइस को हम समझ रहे हैं बच्चों, उनको समझ के हम उन्हें वैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरह का टेस्ट लेवल जो है उनके इकोनॉमी में हम इंकलकेट कर रहे हैं, वैसा फैशन और ट्रेंड के साथ हम भी अपने आप को बदल रहे हैं। जब ऐसा होता है तो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, उनके कल्चर को कभी हम अडॉप्ट करते हैं, कभी हम लोग अपनी वैल्यूज़ उनके इकोनॉमी में इंकलकेट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, एक वर्ल्ड लेवल पे ब्रदरहुड जो है वो मेंटेन हो जाता है, जिससे हर एक कंट्रीज़ के लिए एक बेस्ट वे जो है, एक अच्छा पाथ जो है, रोड जो है एक बन जाता है फॉर वर्ल्ड का पीस, देन हमारी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी। तो ये होता है प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड ब्रदरहुड बिकॉज ऑफ द बेटर फंक्शनिंग ऑफ एमएनसीज। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है रिड्यूस पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी अभी हमने कहा हम एक दूसरे की ज़रूरत को सेटिस्फाई करते हैं, समझते हैं, प्लस हमने जॉब भी ज़्यादा प्रोवाइड की है। जब हम जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम हुआ, पॉवर्टी भी रिड्यूस हुआ, प्लस कॉन्फ्लिक्ट्स जो झगड़े हैं
वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एमएनसी रिड्यूस करती है पॉवर्टी का लेवल और इनकरेज करती है कोऑपरेशन। हमने अभी अभी कहा वर्ल्ड लेवल पे पीस हम मेंटेन करते हैं, प्रॉस्पेरिटी हम मेंटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक इकोनॉमी के टेस्ट प्रेफरेंस चॉइस को हम समझें, और अगर प्रॉब्लम आया भी तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आया भी बच्चों तो दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो रिड्यूस द पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है, क्योंकि जब एमएनसीज अपने बिजनेसेस को अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपांड करती हैं, अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेसेस को बढ़ाया। अब जब वो बिजनेसेस को बढ़ा रहे हैं, यानी उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको जब वो बढ़ा रहे हैं, वो क्या दे रहा है उनको, अच्छा प्रोडक्टिविटी, यानी अच्छा इनफ्लो। एफडी आया, हमारे इकोनॉमी में इनफ्लो बढ़ा। अच्छा, नॉट ओनली इनफ्लो बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, स्किल बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम हुआ, पॉवर्टी का प्रॉब्लम कम हुआ। तो ये क्या है, हमारी इकोनॉमी में आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल इम्प्रूव भी हुई, प्लस आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का लेवल बढ़ा। और जब एक्सपोर्ट आपका हमेशा देखते हैं, एक्सपोर्ट जब आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट से ज़्यादा होता है तो आपका बीओपी क्या रहता है, फेवरेबल। तो वो आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी इकोनॉमी में दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अब एमएनसीज जनरली कोशिश करती हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही आने वाला है पोल्यूशन, ये भी आपके ही इकोनॉमी में हम देखते हैं। जब हम सर्विस सेक्टर आपका थर्ड मॉड्यूल देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कंपटीशन एक्ट के साथ या एमएसएमई सेक्टर के साथ, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं तो सम टाइम दे रिजल्ट इन्वायरमेंट को वो अफेक्ट करती हैं, यानी बैडली पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। लेकिन एमएनसीज जो है, हमने क्या कहा कि दे विल ट्राई टू यूज़ द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। और जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होती है वो कौन सी होती है, इको फ्रेंडली होती है, यानी एनवायरनमेंट का लेवल जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, ताकि एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, नॉइस पोल्यूशन ना हो, सॉइल का पोल्यूशन ना हो। तो ये सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कौन यूज़ करता है बच्चों, ये यूज़ करती हैं एमएनसी। वो कोशिश करती हैं कि उनकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो होस्ट कंट्रीज़ के एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करे। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज़, दैट इज़ 13 पॉइंट। एमएनसी का जो बेनिफिट है वो क्या है बच्चों, एक्सटर्नलिटीज़, यानी हमारी इकोनॉमी को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है एमएनसीज। अब ये एक्सटर्नलिटीज़ मीन्स व्हाट, यानी कुछ बेनिफिट्स हमारे इकोनॉमी को मिलते हैं, यानी एमएनसी पास वेरियस बेनिफिट टू होस्ट कंट्री। कैसे, जैसे हमने कहा टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ पास करना इज़ नॉट ओनली द थिंग, लेकिन जनरल नॉलेज ऑन द टेक्नोलॉजी, आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिया उसके ऊपर उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हम उसको प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, कौन सी नई टेक्नोलॉजी हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करेंगे, कैसे इंडस्ट्रीज़ के लेआउट को अपग्रेड करना है, कैसे मॉडर्न मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना है, कैसे कि न्यू जो अकाउंटिंग के मेथड है वो हमें लेने हैं, कैसे हमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो अपग्रेड करने हैं, कैसे हमें मार्केट का नेटवर्किंग जो है वो बढ़ाना है, कैसे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन वो बढ़ाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को और फास्ट करना है, कैसे प्रोसेसेस को और फास्ट करना है। ये सब क्या है बच्चों, एक्सटर्नल बेनिफिट्स। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़। ये सब हमारी इकोनॉमीज़ में, जैसे मैंने कहा अमेज़न बहुत ही सर्विसेज बेस्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी में प्रोवाइड करते हैं। जोमेटो है, किस तरह से फास्ट जो है वो डिलीवरीज कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, तभी तो उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। तो इसके लिए एक्सटर्नलिटीज, यानी हर चीज़ जो है वो हमेशा कस्टमर के एंगल से कंसिडर करते हैं, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें। इतना वो ट्रेडिंग नेटवर्क जो है वो एक्सपांड कर देते हैं, इतना वो मार्केट को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नलिटीज़ का फ़ायदा हमें मिलता है बिकॉज ऑफ एमएनसी।
ओके बच्चों, नेक्स्ट है 14th लास्ट, देखो कितने सारे फायदे हैं। 14 दैट इज फॉरेन नेटवर्किंग एंड फॉरेन के मार्केट्स। अब ये भी बच्चों फ़ायदा पड़ता है बिकॉज ऑफ एमएनसी, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो अपने बिजनेसेस को ओन करते हैं और चलाते हैं मोर देन टू कंट्रीज़, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जब अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करते हैं, यानी उनका मार्केट का जो वर्किंग है वो बहुत से एक कंट्रीज़ में चल रहा है, यानी वो क्रिएट करते हैं अपने फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स इन मेनी कंट्रीज़, यानी उनका नेटवर्किंग जो है, उनका जो लिंकेज है वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते जाते हैं। हर कंट्री का टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस वो समझते जाते हैं, और फॉरेन नेटवर्किंग उनका इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो भी वेरी फास्ट रहता है विदाउट एनी डिले, यानी एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड दे हैव द कैपेबिलिटी टू रीच, यानी उनमें उतना वो कैलिबर रहता है, पावर रहता है कि वो हर एक मार्केट को डीपली कवर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और हर कस्टमर के ज़रूरत को समझ के उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये फंक्शनिंग है एमएनसी का। इसके लिए फॉरेन नेटवर्किंग और फॉरेन मार्केट, इनका भी बेस्ट बेनिफिट जो है वो हमारे एमएनसीज़ को मिलता है। तो ये है पूरा बेनिफिट, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ एमएनसी। कितना हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हुआ, देन न्यू टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बेनिफिट मिला, मोर रेवेन्यू का बेनिफिट है, देन स्किल्स बेटर हो जाते हैं हमारे पर्सनल स्टाफ के, वेल्थ न्यू क्रिएट हो जाती है, प्लस हमारे लोकल मोनोपोलीज वो एंड हो जाते हैं, कल्चर और ब्रदरहुड, पीस, हार्मनी वो वर्ल्ड लेवल पे बढ़ जाती है, पावर्टी और कॉन्फ्लिक्ट्स उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो पावर्टी कम हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, इनकम बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा तो बीओपी का लेवल बढ़ जाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होती है तो बट नेचुरल हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कम रहता है, एक्सटर्नलिटीज़ इतने सारे बेनिफिट्स हमारी इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट प्रोडक्शन में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम वो बेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वो बेस्ट, मैनेजमेंट वो बेस्ट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वो बेस्ट, ट्रेडिंग नेटवर्क, एक्सपांशन ऑफ मार्केट वो बेस्ट। तो हर तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे। अब बच्चों 14 में से आपको इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं, एनी आप 8 to 10 लिख सकते। ओके बच्चों, ये हमने अभी तक कवर किया पॉजिटिव, ये हमने कवर किया पॉजिटिव। अब आते हैं बाकी थोड़े नेगेटिव, क्योंकि हमें मालूम है हर एक, जब भी हम लोग कोई भी कंसेप्ट देखते हैं तो उसके दोनों साइड देखते हैं बच्चों। अगर पॉजिटिव रोल है तो नेगेटिव भी है, प्रॉज हैं तो कॉन्स हैं। तो चलो थोड़े हम उसके, क्योंकि क्रिटिक्स जो है वो हमेशा फाइंड आउट करते हैं कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हमें इसकी वजह से ज़रूर इंकर करने पड़ते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव रोल ऑफ एमएनसी, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो पहला डिसएडवांटेजेस ये है बच्चों, एक्सप्लॉयटेशंस। अब हमारे एमएनसीज के लिए हमारे बहुत से क्रिटिक्स का ये कहना है कि हमें एमएनसी की वजह से क्या फेस करना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर लेबर जो है वो थोड़ा चीप लेबर लेके आते हैं, या सम टाइम उनका जो रॉ मटेरियल है वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं रहता है, और वो भी स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे लो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो रॉ मटेरियल थोड़ा अगर पुअर हो गया तो वहाँ पे इकोनॉमीज़ जो हैं वो अफेक्टेड होती है, यानी बैडली अफेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप चीप लेबर यूज़ करोगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको बेटर प्राइस नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। तो सम टाइम एमएनसीज ब्रिंग द चीप लेबर एंड द पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कंट्रीज़, वो लेके आते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, उनके प्रॉफिट्स पे स्पेशली अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक्सप्लॉयटेशन जो है वो जनरली दिखाई देता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का लॉस क्यों बच्चों? अभी अभी हमने देखा हमारी इकोनॉमी में मोर रेवेन्यू है, बट नेचुरल मल्टीनेशनल कंपनीज आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, आपके इनकम को बढ़ाते हैं, लेकिन सम टाइम
जो हमारे एमएनसीज हैं वो अपने उस मोनोपोली पावर का, अपने उस पावर का थोड़ा अनड्यू एडवांटेजेस लेना चाहते हैं, क्योंकि क्वाइट ऑफन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एमएनसीज हैं दे ऑलवेज हैव द स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर विद द गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्रीज एंड दे विल ट्राई टू टेक द एडवांटेज फ्रॉम देयर गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि हमें या तो टैक्स का रिबेट दे दो या टैक्स का हॉलीडेज़ दे दो। अब टैक्स का रिबेट अगर हम उनको देंगे या टैक्स का हॉलीडेज़ हमको देंगे तो हमारी गवर्नमेंट का इनकम लेवल कम हो जाएगा, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू। ओके बच्चों, तो ये भी कभी थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। थर्ड है मोनोपोली पावर। अब देखो हमारे मोनोपोली, डोमेस्टिक मोनोपोली को एंड कर दिया, लेकिन दे आर हैविंग अ वेरी जेंट साइज़। मैंने पहले कहा कि एमएनसी का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा रहता है, और जब एमएनसीज हैं दे आर ऑलवेज हैविंग अ वेरी जेंट साइज़, वेरी लार्जर एंड ऑफन मोर पावरफुल, बहुत पावरफुल रहते हैं, चाहे प्रोडक्शन में हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो। काफ़ी उन कंट्रीज़ में उनका जो पावर रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू सीक सम कंट्रोल इन द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री, और वहाँ के गवर्नमेंट में उनका पावरफुल इन्फ्लुएंस भी रहता है, तो वो काफ़ी अफेक्ट करती है एंड दे आर एंजॉइंग द मोनोपोली पावर। और हमेशा अगर जब भी ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट पास भी करती है तो वो कोशिश करते हैं वो उनके फेवर में आ जाए, तो इस तरह की टैक्टिक्स को वो फॉलो करते हैं, यानी दे विल ट्राई टू टेक द अनड्यू एडवांटेजेस ऑफ देयर मोनोपोली पावर। वो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का फेवर उनके फेवर में आ जाए। नेक्स्ट है लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट। अब जब लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट, कभी कभी क्योंकि जो एमएनसीज हैं सम टाइम दे विल गिव ओनली लो लेवल ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग एंड लेस डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वो कुछ आपकी जो हम लोग देखते हैं, जैसे हम ग्रीन फील्ड में देखते हैं कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश, वो खुद स्टार्ट करते हैं, यानी हर चीज़ पे उनका कंट्रोल रहता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स की हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हिसाब से, या अगर उनका जो एम्प्लॉयज़ स्टाफ होगा जो हाईली ट्रेंड होगा वो भी अपने हिसाब से, उनके जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो किस तरह की फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो कभी भी दूसरे स्टाफ को सिखाने की कोशिश नहीं करते, यानी उनका ही अपने उनका रिक्वायरमेंट रहता है कि उनके ही कंट्री के स्टाफ को यहाँ पे इंगेज किया जाएगा। तो ये भी कभी कभी कंडीशंस होती हैं, और अगर उसकी वजह से कंडीशन हुआ तो क्या वो स्किल, क्या वो नॉलेज दूसरे स्टाफ को हमने ट्रांसफ़र किया? नहीं। तो सम टाइम लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है, और ये सम केसेस में हमें दिखाई देता है, यानी एमएनसी गिव ओनली सम लो लेवल ऑफ स्किल टू द लोअर लेवल ऑफ पर्सनल स्टाफ, बाकी अपर ग्रेड का जो स्टाफ रहेगा वो उनके अपनी कंपनी से, अपनी कंट्री से रहेगा, तो ऐसा भी दिखाई देता है। देन सम टाइम इनएप्रोप्रिएट यानी नॉट सुटेबल प्रोडक्शन टेक्निक। अब जब ये हम देखते हैं इनएप्रोप्रिएट यानी नॉट सुटेबल प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये क्यों होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर एमएनसीज जो रहते हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है ऑन व्हाट बेसिस कि दे आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, बराबर, यानी वो मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेबर का कम, क्योंकि उनके पास फंड्स अच्छे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सुपीरियर है, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो दे आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, और वो भी कहाँ पे? जहाँ पे एक आपका लेबर अबेंडेंट कंट्री है, लेबर ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, बट एमएनसीज आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, और वो भी वहाँ पे जहाँ लेबर ज़्यादा है। तो जब लेबर ज़्यादा तो हम वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे, तो इट विल रिजल्ट इन व्हाट बच्चों? बराबर आप समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए अनएम्प्लॉयड जो है मेन का प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाता है। या फिर एक दूसरी भी जनरली हम बात ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे एमएनसीज अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जनरली वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो अर्बन एरिया, स्किल्ड पीपल, हाई अर्निंग पीपल, यानी जो अपर मिडिल क्लास है, रिच पीपल है, वो कंज्यूम करते हैं, यानी इस तरह से, यानी कंफर्टेबल और लग्जरी गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं।
और वो प्रोड्यूस करते हैं तो बटर नेचुरल कौन कंज्यूम करेगा? अर्बन एरियाज़ के पीपल। यानी मेजॉरिटी ऑफ हमारी इकोनॉमी अगर बात करें तो स्टिल 69 to 70% पीपल आर स्टेइंग इन द रूरल एरियाज़। उनके लिए तो उन्होंने प्रोडक्ट ही नहीं दिया। तो ऐसे इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्शन टेक्निक्स भी एमएनसी के हमें दिखाई देते हैं, जो क्रिटिक्स उनको पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट का डैमेज। अब ये भी बच्चों दिखाई देता है, क्योंकि सम टाइम एमएनसीज अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के पीछे, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के पीछे उस होस्ट कंट्री के एनवायरनमेंट को डैमेज भी करते हैं। यानी लोअर स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने यूज़ किया, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं यूज़ किया, लोअर स्टैंडर्ड उन्होंने यूज़ किया टेक्नोलॉजी का, या जैसे हमने कहा चीप लेबर उन्होंने यूज़ किया, तो एनवायरनमेंट उस कंट्री में अफेक्टेड होगा। यानी आपकी इकोनॉमी में एयर पोल्यूशन वो रहेगा, वाटर पोल्यूशन वो रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी सम टाइम एमएनसीज उन्होंने अपने कंपटीशन लेवल को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने परवाह नहीं किया और उन्होंने उस स्टैंडर्ड्स को अवॉइड कर दिया। यानी उनको जो बेटर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करने चाहिए थे ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई इफ़ेक्ट ना हो, ये उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हमारे एनवायरनमेंट को। तो ये भी एनवायरनमेंट का डैमेज हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ एमएनसी। लास्ट है प्रॉफिट बैक टू देयर कंट्रीज। अब बच्चों ये हम लोगों ने एफडीआई में भी देखा था कि जनरली जो एमएनसीज हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे विल सेंड बैक देयर प्रॉफिट्स टू देयर ओन कंट्रीज। यानी अपने इकोनॉमी की तरफ वो हमारा इकोनॉमी में होस्ट कंट्री में कमाया हुआ पैसा कन्वर्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में और अपनी कंट्री में भेज देते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारी इकोनॉमी से ड्रेनेज हो गया बच्चों। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ड्रेन होके फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ चला गया। तो जब ये होता है तो हमारी इकोनॉमी में लॉस रहता है। तो इसके लिए हमारी इकोनॉमी से प्रॉफिट जो है वो निकल के चला गया फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि उन्होंने हमारी इकोनॉमी में बिजनेस स्टार्ट किया था, यहाँ पे पैसा उन्होंने कमाया और वही प्रॉफिट उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करके अपनी कंट्री में बेच दिया। तो इससे क्या हो गया? हमारी इकोनॉमी से फंड्स ड्रेन होके चले गए। हमारी इकोनॉमी में री इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अपनी कंट्रीज़ की तरफ भेज दिया। जब इस तरह की स्ट्रेटजीज दिखाई देती है तो दिस इज़ लॉस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, दिस इज़ लॉस्ट फॉर द होस्ट कंट्री। तो कभी कभी प्रॉफिट बैक जो वो भेज देते हैं, इसकी वजह से होस्ट कंट्रीज आर बैडली अफेक्टेड। ओके बच्चों, तो ये है लॉस। तो दिस इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसी, जो सम टाइम आपके टीवाई पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों। बहुत आसान है, आप हेडिंग माइंड में रखोगे तो इजीली आप कवर कर पाओगे, और नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत इजीली प्रोवाइड किए हैं। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.